Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study the third chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Food, Nutrition, Health and Fitness. So before starting the chapter, let's have a look on the syllabus of this chapter, okay? सो ये रहा हमारा सिलेबस। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है चैप्टर जिसका नाम है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फूड की, न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट होता क्या है। उसके बाद हम आरडीए के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। उसके बाद है यूजिंग बेसिक फूड ग्रुप्स फॉर प्लानिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट को प्लान करने के लिए हम कैसे बेसिक फूड ग्रुप्स को यूज़ करेंगे, जिसमें हम फूड गाइड पिरामिड को देखेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेरियन फूड गाइड। अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाता वो, तो उसके लिए कैसे हम एक बैलेंस्ड डाइट प्लान कर सकते हैं। फिर होगा डाइटरी पैटर्न इन अडोलसेंस। अडोलसेंस वाले पीरियड में डाइटरी पैटर्न कैसा होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ेंगे इरेगुलर मील्स एंड स्किपिंग मील्स के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि एडोलसेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो समय पे खाना नहीं खाते और कभी कभी वो अपनी बॉडी को स्लिम एंड ट्रिम बनाए रखने के लिए मील को स्किप भी करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्नैकिंग, फास्ट फूड और डाइटिंग के बारे में। फिर है मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर। जो डाइट रिलेटेड बिहेवियर होता है वो क्या होता है, उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम डाइट जर्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज, सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्नैक्स, ड्रिंकिंग वाटर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स एट अडोलसेंस। अडोलसेंस वाले पीरियड में जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर होंगे कुछ की टर्म्स एंड देयर मीनिंग। कुछ की टर्म्स को हम समझेंगे, उनकी मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा चैप्टर 3 का सिलेबस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देखो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो हमारे लर्नर्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, क्या चीज़ें समझ पाएंगे, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स न्यूट्रिशन, फूड, nutrients, health, fitness, and the role of food and nutrition in maintaining health। पहले तो जो हमारे लर्नर्स हैं वो फूड को, न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को, हेल्थ को, फिटनेस को डिफाइन कर पाएंगे और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फूड और न्यूट्रिशन का रोल क्या है इसको भी हमारे लर्नर्स समझ पाएंगे। ठीक है, सेकेंड है अंडरस्टैंड द टर्म बैलेंस डाइट एंड अप्लाई द कंसेप्ट इन प्लानिंग एंड कंज्यूमिंग डाइट्स। बैलेंस डाइट को समझ पाएंगे कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है और फिर कैसे एक बैलेंस डाइट प्लान की जाती है, उसके बारे में हमारे लर्नर्स समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर डिफाइनिंग द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDAs and the difference between dietary requirement and RDA। देखो, लर्नर्स RDA के बारे में समझ पाएंगे और डाइटरी रिक्वायरमेंट और RDA के बीच क्या डिफरेंस होता है इसको भी समझ पाएंगे। ठीक है, फिर है अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ फूड्स इनटू अप्रोप्रिएट ग्रुप्स। जो फूड का क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में भी लर्नर्स समझ पाएंगे कि क्यों डिफरेंट ग्रुप्स में फूड को क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, एनालाइज द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एडोलसेंट फूड हैबिट। उन फैक्टर्स को एनालाइज कर पाएंगे लर्नर्स जो फैक्टर एडोलसेंट की फूड हैबिट्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द कॉज, सिम्टम्स एंड
न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, उनके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर ईटिंग डिसऑर्डर है तो कैसे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें लर्नर्स समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें है the onset of adolescence bring with it many profound changes. The growth rate speeds up dramatically. This growth spurt occur due to activity of hormones that affect every organ of the body, and this make healthy eating very important. आपको पता है एडोलसेंस वाले पीरियड में एक एडोलसेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है, उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, देखो ड्यूरिंग चाइल्डहुड हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है ना, वो बढ़ती रहती है, और जैसे ही हमारी अडोलसेंस आती है, इस समय में हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की नीड एकदम पीक पे पहुंच जाती है। मतलब इस समय न्यूट्रिएंट्स की नीड ना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे टीनेजर एडल्ट होता जाता है, वैसे वैसे न्यूट्रिएंट्स की नीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, और एक सेइंग है कि यू आर व्हाट यू ईट सीम्स टू बी प्रूवन ट्रू। ऐसा लगता है कि ये जो सेइंग है ना, ये जो कहावत है, ये क्या है, एकदम सच साबित हो रही है। क्यों? देखो जैसा आप खाते हो ना, वैसा आप होते हो। अगर आप हेल्दी डाइट लोगे तो आप हेल्दी रहोगे, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो उसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, और उसका नेगेटिव असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट फूड टू ईट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एक्शन ऑन आवर हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो जो साइंस है फूड और न्यूट्रिएंट्स की, और इन न्यूट्रिएंट्स का, इन फूड का हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, कि क्या होते हैं फूड, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर, और फिर इन फूड और न्यूट्रिएंट्स का हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन फैक्ट आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। देखो न्यूट्रिशन और हेल्थ एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। ठीक है, दे आर देयर फोर इनसेपरेबल। इसीलिए ये क्या है, इनसेपरेबल है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हेल्थ डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन द फूड इनटेक। हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन पे। जैसा हम न्यूट्रिशन लेंगे वैसी हमारी हेल्थ होगी। और न्यूट्रिशन किससे मिलता है हमें, वो हमें फूड से मिलता है। मतलब न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है, फूड पे डिपेंड करता है। तो पूरी बात कहने का मतलब यही है कि हमें खाना कैसा लेना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है, फूड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड से ही हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और फिर न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारी हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, देखो लिखा है, सो फूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ और फिटनेस के लिए फूड क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेट अस डिफाइन एंड डिस्क्राइब फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। अब हम फूड को, न्यूट्रिशन को, हेल्थ को और फिटनेस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच when swallowed, digested and assimilated in the body provides it with essential substances called nutrients and keep it well. फूड क्या होता है, फूड कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़ हो सकती है जिसको हम सॉलो करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी में उसको एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, और इससे हमारी बॉडी की नीड्स को, बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो पूरी होती हैं। ठीक है, और उससे हमारी बॉडी क्या होती है, हेल्दी भी होती है, हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो फूड जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है, साथ ही साथ जो भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको रिपेयर करता है।
ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस। बॉडी को डिजीजेस से बचाता है फूड, और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? Nutrition is defined as the science of foods, nutrients, and other substances they contain, and of their actions within the body, including ingestion, digestion, absorption, metabolism, and exertion. न्यूट्रिशन एक तरह की साइंस है जिसमें हम फूड्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फूड में और भी जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। और ये फूड और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कैसे एक्शन करते हैं, कैसे इनका इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सर्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं। और न्यूट्रिशन का सिर्फ फिजियोलॉजिकल डायमेंशन ही नहीं होता, इसका साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन भी होता है। देखो, अब फिजियोलॉजिकल डायमेंशन तो आप जानते हो कि ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सोशल डायमेंशन क्या होता है? आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, तो हम सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे। अब साइकोलॉजिकल डायमेंशन में देखें तो न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है एक सेइंग भी है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तभी हमारा दिमाग भी क्या होगा? हेल्दी होगा। और जब हमारा दिमाग हेल्दी होगा तो हम साइकोलॉजिकली अच्छा फील करेंगे, है ना। तो इसी वजह से न्यूट्रिशन का साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। उसके बाद है इकोनॉमिक डायमेंशन। देखो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप सोसाइटी में अच्छे से अपने कामों को करोगे, आप मेंटली अच्छा फील करोगे, तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होगी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन जैसी होगी वैसी ही उसकी हेल्थ भी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पर्सन इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, कभी खाना उसको मिलता है कभी नहीं मिलता, उसको इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, मान लो खाना मिलता भी है तो वो खाना उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे भरपूर, तो उससे क्या होगा? उसकी हेल्थ डाउन होती जाएगी। तो इससे आप ये देख सकते हो कि न्यूट्रिशन का क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन में भी न्यूट्रिशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का इकोनॉमिक डायमेंशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन सुटेबल अमाउंट। देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड में पाए जाते हैं और बॉडी में इनकी नीड होती ही है, और बॉडी में जिस अमाउंट में ये ज़रूरी है उतना बॉडी में ये जाने चाहिए, ठीक है। बॉडी को इनकी सप्लाई होनी चाहिए। अगर बॉडी में इनकी सप्लाई नहीं होती है तो फिर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रह पाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर, फाइबर, ये क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। वी नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है? ज़रूरत होती है। मोस्ट फूड्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट सच एज मिल्क हैज़ प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे मिल्क हो गया। मिल्क में हमें प्रोटीन भी मिलता है, फैट्स भी मिलते हैं, ठीक है। Nutrients can be classified as macronutrients and micronutrients on the basis of the required quantity to be consumed by us every day. देखो, न्यूट्रिएंट्स को उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से दो टाइप में बांटा जा सकता है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आप अच्छे से फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट इज वन विच इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स in adequate amounts and correct proportions to meet the day's requirements of all essential nutrients such as proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water and fiber. देखो, एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए? पूरी हो जाए।
अब ये बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होते हैं, कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, उनका करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। Such a diet helps to promote and preserve good health and also provide a safety margin or reserve of nutrients to withstand short durations of deprivation when they are not supplied by the diet. तो ये जो बैलेंस डाइट होती है ना, ये हमें अच्छी हेल्थ तो देती ही है, साथ ही साथ सेफ्टी मार्जिन भी प्रोवाइड कराती है, ताकि जब भी कभी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या कभी हमारी डाइट इतनी अच्छी ना हो पाए जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, तो ये जो सेफ्टी मार्जिन हो, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को क्या करे, पूरा करे। द सेफ्टी मार्जिन टेक्स केयर ऑफ द डेज वी फास्ट और द शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द डेली डाइट। ये जो सेफ्टी मार्जिन होता है ना, ये उस समय हमारी केयर करता है जब हमारा फास्ट होता है या किसी वजह से कभी जब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इफ़ द बैलेंस्ड डाइट मीट्स द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस for an individual, then the safety margin is already included since RDAs are formulated keeping extra allowance in mind. देखो, जो बैलेंस डाइट होती है ना, वो आरडीए को पूरा करती है, और जब आरडीए को पूरा करती है बैलेंस डाइट, तो उस बैलेंस डाइट से हमें सेफ्टी मार्जिन भी मिलता है, ठीक है। अब आरडीए क्या होता है, ये आपके दिमाग में आया होगा। देखो, आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि कितनी डाइट जो है वो रिकमेंडेड है, ठीक है। मतलब आपको कितने अमाउंट में फ़ैट लेना चाहिए, कितने अमाउंट में आपकी बॉडी में विटामिन्स होने चाहिए, कितने अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होने चाहिए, मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो कितने अमाउंट में होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं आरडीए, ठीक है। कि कितना अमाउंट रिकमेंडेड है आपके लिए, ठीक है। तो जब ये आरडीए बनता है ना, उस समय बॉडी की रिक्वायरमेंट को तो ध्यान में रखा ही जाता है कि ठीक है, देखो, अब कोई चीज़ आप रिकमेंड करोगे तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट भी तो देखोगे ना, कि रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत कितनी है, ठीक है। आप ज़रूरत को भी ध्यान रखोगे, फिर साथ ही साथ आप अपनी सेफ्टी को भी ध्यान रखोगे, ठीक है, कि कुछ चीज़ थोड़ी सी बचा भी ली जाए, ठीक है। तो उसी तरह डाइट प्लानिंग भी वैसे ही होती है कि जब आरडीए बनाया जाता है ना, तो उस समय ये ध्यान रखा जाता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और फिर ये भी ध्यान रखा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स ऐसे दिए जाए कि वो क्या हो, थोड़े देर के लिए बॉडी में सेफ भी रहे, ताकि जब भी कमी हो न्यूट्रिएंट्स की, तो वो जो सेफ्टी मार्जिन है ना, वो उस कमी को क्या कर दे, पूरा कर दे, ठीक है। तो आरडीए को बनाते समय रिक्वायरमेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी मार्जिन को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरडीए क्या होता है। अ बैलेंस डाइट टेक्स केयर ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो जो एक बैलेंस डाइट होता है, वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है। सबसे पहले तो इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट में फूड आइटम्स की बहुत सारी वेराइटी होती है, ठीक है। मीट्स द आरडीए फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स। जितना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है हर न्यूट्रिएंट्स का, मतलब हर न्यूट्रिएंट्स की जितनी मात्रा रिकमेंड की गई है उतनी मात्रा मिले, तभी तो उस फूड को आप बैलेंस फूड कहोगे या उस डाइट को आप बैलेंस्ड डाइट कहोगे, ठीक है। उसके बाद है इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक करेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्लूड हो। ऐसा नहीं कि कोई न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो, कोई न्यूट्रिएंट ज़रूरत से कम हो, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की एक प्रॉपर मात्रा जो है, प्रॉपर अमाउंट जो है, वो इंक्लूड होना चाहिए बैलेंस्ड डाइट में। उसके बाद यहाँ पे देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस बताया गया है, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले देख लें कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है। फोर्थ है प्रोवाइड अ सेफ्टी मार्जिन फॉर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के लिए सेफ्टी मार्जिन भी प्रोवाइड करता है बैलेंस डाइट, ठीक है। प्रमोट्स एंड प्रिजर्व्स गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को प्रमोट करता है, प्रिजर्व करता है। मेंटेन्स एक्सेप्टेबल बॉडी वेट एंड
हाइट, जितनी भी बॉडी वेट की ज़रूरत है उसको क्या करता है, बैलेंस डाइट मेंटेन करता है। मतलब ये हमारे बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देता और बहुत कम भी नहीं होने देता, ये हमारी हाइट को भी मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या बताया गया है, यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिनकी ज़रूरत थोड़ी कम होती है बॉडी में, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आ जाते हैं, इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर और फाइबर, ठीक है। फाइबर को रफेज भी बोलते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जिनकी ज़रूरत कम होती है, ये होते हैं आयोडीन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद विटामिन्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड फिटनेस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।